हेलो एवरीवन, मैं अंकित दीक्षित बुंदेलखंड बांदा से। पिछले लेक्चर में बच्चों अपन लोग ने एक बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जिसे बोलते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज उसी के बराबर महत्वपूर्ण बोर्ड पेपर में उतनी ही लेवल का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो पढ़ना है बच्चों आज अपन लोगों को। दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बोर्ड लेवल के। ठीक, तो चलिए आज की हमारी हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, चलिए भैया सबसे पहले बच्चों समझते हैं निरक्षीय स्थिति। अच्छा हाँ, एक चीज और बच्चों, निरक्षीय स्थिति का एक नाम, जैसे अक्षीय के लिए मैंने आपको बताया था एक नाम होता था अनुदैर्ध्य, इसी तरह बच्चों निरक्षीय स्थिति का एक नाम और होता है, वो है अनुप्रस्थ। अगर वो निरक्षीय स्थिति नहीं बोलेंगे तो हो सकता हो वो ये बोल दें कि भैया अनुप्रस्थ स्थिति में तीव्रता बताओ, तो अनुप्रस्थ का मतलब ही क्या है, निरक्षीय है। ठीक बच्चों, जैसे ये डाइपोल है, समझिएगा ये डाइपोल है। ठीक, डाइपोल के आवेशों को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, अक्ष। ठीक, उसी लाइन में कोई पॉइंट हो अक्षीय स्थिति, उस लाइन के लंबवत कोई पॉइंट हो निरक्षीय स्थिति। फिर सुनिएगा, उसी लाइन में डाइपोल के आवेशों को मिलाने वाली लाइन अक्ष, उसी लाइन में कोई पॉइंट अक्षीय, उस लाइन के लंबवत कोई पॉइंट निरक्षीय। तो इस बार बच्चों हमें तीव्रता कहाँ निकालनी है, निरक्षीय स्थिति में। ठीक, तो आइए चित्र बनाते हैं। ये हुआ डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू और आवेशों के बीच की दूरी 12। ठीक, निरक्षीय स्थिति मतलब डाइपोल के लंबवत एक पॉइंट लेना है। ठीक, ये हो गया डाइपोल का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से स्मॉल आर दूरी पर ऊपर की ओर एक पॉइंट है बी। ठीक, डाइपोल के आवेशों के बीच की दूरी 2l। ठीक, डाइपोल के मिड पॉइंट से स्मॉल आर दूरी पर ऊपर की ओर एक पॉइंट बी है। पॉइंट बी किस स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में। पॉइंट बी पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। बच्चों अगर ये दूरी 2l है तो सिंपल बात है, ये वाली कितनी बचेगी l और ये वाली कितनी बचेगी l। अब जरा इस लाइन को मिलाते हैं, ये और इस लाइन को मिलाते हैं। अब बताना बच्चों, ये क्या है दूरी l, ये क्या है r। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण कहलाएगा ना। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। अरे यार ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये भुजा r, ये भुजा l, तो क्या ये कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालो। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, तो कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट के अंदर। तो ये मान आ गया कितना, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है भैया, अब सेम यहां आ जाओ, देखो ये भुजा r, ये भुजा l, ये क्या कहलाएगा, कर्ण। तो इसका मान फिर पाइथागोरस प्रमेय से इतना ही आ जाएगा, रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब बताओ बच्चों जरा, पॉइंट बी किस स्थिति में है, निरक्षीय में। तीव्रता कहां निकालनी है, निरक्षीय यानी कि पॉइंट बी पर। ठीक, अच्छा चित्र बच्चों क्लियर है ना। अब एक काम करते हैं, इस डेरिवेशन के भी बच्चों कितने स्टेप हैं, 3 स्टेप। कितने स्टेप हैं, 3 स्टेप। पहला काम, माइनस क्यू आवेश के कारण पॉइंट बी पर निकालेंगे तीव्रता का मान और दिशा। सेकंड स्टेप,
प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट बी पर निकालेंगे तीव्रता का मान और दिशा। थर्ड स्टेप, दिशा के हिसाब से निकालेंगे परिणामी। फिर सुनिएगा बच्चों, पहला काम चित्र देखते जाइएगा। माइनस क्यू आवेश के कारण पॉइंट बी पर निकालेंगे तीव्रता का मान और दिशा। सेकेंड स्टेप, प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट बी पर निकालेंगे तीव्रता का मान और दिशा। थर्ड स्टेप, दिशा के हिसाब से परिणामी निकालेंगे। तीव्रता सदिश राशि है और सदिश राशियों का परिणामी निकालने के लिए हमें डायरेक्शन का देखना या डायरेक्शन पे गौर करना बहुत जरूरी है। ठीक, अब सुनिएगा बच्चों, चलिए शुरू करते हैं पहला स्टेप। ठीक, तो बच्चों पहला स्टेप क्या है, माइनस क्यू के कारण निकालते हैं तीव्रता का मान और दिशा। तो हमने लिखा, बच्चों इसको और किनारे से लेके चलूं ताकि जगह बनी रहे। पहला स्टेप, माना माइनस क्यू आवेश के कारण पॉइंट बी पर तीव्रता E1 है। ठीक है, हमने मान लिया, माना माइनस क्यू आवेश के कारण पॉइंट बी पर तीव्रता कितनी है, E1। तो बताओ बच्चों, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता E बराबर क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, तीव्रता हमने कितनी मानी, E1। के क्या है, कूलाम नियतांक। क्यू का मतलब आवेश, आवेश कौन सा, माइनस क्यू। क्या बच्चों माइनस रखें कि खाली क्यू रखें, केवल क्यू, क्योंकि प्लस या माइनस से केवल तीव्रता की क्या बदलेगी, दिशा। क्या बदलेगी, दिशा। चिन्ह नहीं लेना, तो क्यू माइनस क्यू की जगह केवल क्यू रखा जाएगा। आर का मतलब दूरी। बताओ आवेश माइनस क्यू, तीव्रता कहाँ, बी पर। तो माइनस क्यू से पॉइंट बी तक की दूरी चेक करो कितनी है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ध्यान से देखो दूरी में क्या लगा था, स्क्वायर, ये लगाया अपन ने स्क्वायर। अब बच्चों क्या स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो देखिएगा E1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो E1 की वैल्यू फाइनली कहलाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आ गया बच्चों माइनस क्यू आवेश के कारण पॉइंट बी पर तीव्रता का मान आया। अब निकालनी है दिशा E1 की। ओके, तो देखिए बच्चों, ये आवेश कौन सा, माइनस क्यू। तीव्रता कहां चाहिए, बी पर। ठीक, ये आवेश कौन सा, माइनस क्यू। तीव्रता कहां चाहिए, बी पर। ओके, तो माइनस क्यू के कारण बी पर तीव्रता कितनी है बच्चों, E1। ये क्या है, E1 का मान। अब हमें E1 की क्या चाहिए, दिशा। तो आप बताओ, माइनस आवेश की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को होती है, अंदर की ओर। कहां की ओर, अंदर की ओर। अंदर का मतलब अपनी ओर, अंदर का मतलब अपनी ओर, तो इधर को हो जाएगी तीव्रता। ये हो गई E1। ठीक, चलो अब बच्चों आता है सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में क्या है, दूसरा आवेश। तो हमने लिखा माना प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट बी पर तीव्रता कितनी है, E2 है। अब चेक करते हैं E2 का मान। तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता E बराबर क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तीव्रता पर ने कितनी मानी है, E2। के क्या है, कूलाम नियतांक। क्यू मतलब आवेश, आर मतलब दूरी। तो बताओ प्लस क्यू आवेश से पॉइंट बी तक की दूरी कितनी बच्चों, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आर में क्या लगा है, होल स्क्वायर। क्या स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल। तो E2 बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये आ गया E1 का मान और ये आ गया E2 का मान। दोनों के मान बिल्कुल सेम आए हैं क्योंकि आवेश सेम थे, दूरियां भी सेम थी। ठीक, अब आता है बच्चों, अच्छा हाँ, E2 की डायरेक्शन। चलो E2 की डायरेक्शन देखते हैं बच्चों। अब देखिए जरा, ये आवेश है प्लस क्यू, तीव्रता कहां चाहिए, बी पर। ये आवेश है प्लस क्यू, तीव्रता कहां चाहिए, बी पर। तो बताओ बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को होती है, बाहर को। कहां को, बाहर। बाहर मतलब अपने से दूर, बाहर मतलब अपने से दूर। तो तीव्रता हो जाएगी अपने से दूर, यानी इस तरफ को, इसी लाइन में अपने से दूर, यानी इस साइड। ये हो गया E2।
अब आता है बच्चों हमारा थर्ड स्टेप, जिसमें हमें E1 और E2 का क्या निकालना है, परिणामी। अब देख के बताओ बच्चों, क्या E1 और E2 सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं? नहीं। क्या अपोजिट डायरेक्शन में? नहीं। E1 और E2 एक दूसरे के साथ देखो एक एंगल पे लगे हैं, ये देखो ऐसे, एक इधर को भाग रहे हैं, एक इधर को भाग रहा है, यानी एक एंगल बना रहे हैं। अब एंगल कितना बना रहे हैं देखे ना बच्चों, आप ध्यान से इस त्रिभुज को देखो, आराम से देखो, ये दूरी R, ये दूरी L, ये दूरी इतनी। इसको ध्यान से देखो, ये दूरी R, ये दूरी L, ये दूरी। क्या दोनों त्रिभुजों की सारी भुजाएं बिल्कुल सेम है? बिल्कुल सेम है। तो आपने एक लाइन सुनी होगी, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। अगर बच्चों मैंने मान लिया कि इस त्रिभुज का ये एंगल थीटा है, तो कंफर्म बात है इस त्रिभुज का ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। अब एक चीज और देखना बच्चों, जैसे ये कोई त्रिभुज है और इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं तो मेरे ख्याल से इसको आप बहिष्कोण बोलोगे। क्या बोलोगे, बहिष्कोण। और बहिष्कोण का मान, एक प्रमेय होती है शायद 9 या 10 की मैथ में है, बहिष्कोण का मान सुदूर अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो ध्यान से देखिए, क्या बच्चों ये त्रिभुज का बहिष्कोण है? बिल्कुल है। तो इसका मान अंदर के सुदूर अंतः दो कोणों के योग के बराबर, तो ये थीटा, तो बाहर वाला 2 थीटा। अब बता बच्चों, E1 का मान पता, ठीक, E2 का मान पता, दोनों की दिशा पता, बीच का कोण पता, तो क्या E1 और E2 का परिणामी निकाल सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? तुमने कहा सर जी समांतर चतुर्भुज विधि लगा दीजिए, हमें दोनों के मान भी पता है, बीच का कोण भी पता है। तो मैंने कहा बेटा समांतर चतुर्भुज विधि से पड़ेगा कैलकुलेशन बहुत खतरनाक। खतरनाक क्या, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज होगी तो हो सकता है भाई वालों को थोड़ा दिक्कत हो। इसी वजह से ज्यादा बेटर है कि आप E1 E2 का परिणामी निकालो वियोजन मेथड से। किस मेथड से? वियोजन मेथड से। ठीक, इतना बच्चों नोट कर लीजिए, फिर थर्ड स्टेप में इन दोनों का परिणामी निकालते हैं। ठीक है भैया। ऊपर अपन लोग ने हेडिंग डाली, जैसे तुमने कहा सर जी E1 और E2 की वैल्यू पता है, बीच का कोण पता है, तो सीधे आप समांतर चतुर्भुज विधि लगा दीजिए। तो मैंने आपसे कहा नहीं बेटा, ज्यादा बेटर है अगर आप वियोजन मेथड यूज करो। तो आप लोग इतना नोट करने के बाद थर्ड स्टेप डालोगे, और थर्ड स्टेप में आप लिखोगे E1 व E2 का वियोजन करने पर E1 और E2 का वियोजन करने पर। तो चलो भैया वियोजन मेथड देखते हैं जरा। अरे कुछ नहीं बच्चों, E1 E2 का वियोजन, E1 को तोड़ देंगे 2 भागों में, E2 को तोड़ देंगे, ज्यादा आसान रहेगा। देखिएगा, चलो पहले E1 E2 का चित्र बनाए। E1 कहाँ को, नीचे, E2 इधर को। अच्छा ठीक, ये हो गई हमारी E2, नीचे की साइड है E1। बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा। ये हो गया E1, ये हो गया E2, और बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा। अच्छा अब बताओ बच्चों, अगर बीच का कोण ये 2 थीटा है और मैं बीच से बिल्कुल लाइन खींच दूं, ये लीजिए, तो क्या ये एंगल थीटा बचेगा? बिल्कुल सही भाई। टोटल कितना है, 2 थीटा, मैंने 20 से लाइन खींच दी तो ये कोण बचा थीटा और ये बचा थीटा, तो मैंने इनके नाम डाल दिए। ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा। अब E1 E2 का वियोजन करना है, तो देखना बच्चों, यहां समझाने के लिए बनाए दे रहा हूं मैं। लाइन सीधी है यार, लाइन बच्चों सीधी कर लेना बिल्कुल। ठीक है, लाइन सीधी खींच दीजिएगा आप लोग। अच्छा अब देखिए बच्चों, E1 E2 का जैसे वियोजन करना है, तो मैंने यहाँ पे बनाया E1 नीचे को है, ठीक, बगल में ये लाइन गई और ये हो गया थीटा। तो सीधी सी बात है बच्चों, वियोजन करने का मतलब किसी भी तिरछी लाइन के कितने भाग, 2 भाग। कहाँ होंगे दोनों भाग? मैंने कहा अगल बगल। ठीक, एक भाग होगा कॉस में और एक होगा साइन में। कौन सा कॉस में? जहां एंगल बने वो कॉस और दूसरा वाला साइन। तो देखो बच्चों, यहाँ एंगल बन रहा है तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा और ये हो जाएगा E2 sin थीटा। तो देखो E1 का मैंने वियोजन किया तो इधर आया E1 cos, इधर आया E1 sin। तो लो E1 का मैंने वियोजन किया तो इधर की साइड कौन आया, E1 cos थीटा,
और इधर की साइड कौन आया, E1 साइन थीटा। तो ये लो भैया E1 का वियोजन हो गया, मतलब E1 को मैंने दो भागों में तोड़ दिया। अब बारी आती है किसकी, E2 की। तो ध्यान से देखो जरा, E2 किस तरफ है, ऊपर की साइड, ये लो E2 हो गया। बगल में डैश डैश करके लाइन है, एंगल कितना बन रहा है, थीटा। अब E2 का वियोजन करना है तो देखो किसी भी तिरछी लाइन के कितने भाग, दो भाग। कहाँ होंगे दोनों भाग, अगल बगल, अगल और बगल। एक भाग कहे में कॉस में और दूसरा कहे में साइन में। कौन सा कॉस में, कौन सा साइन में, तो जहां एंगल बने वो कॉस, तो ये वाला हो जाएगा E2 कॉस और ये हो जाएगा E2 साइन। तो E2 का विभाजन किया तो देखो E2 के कितने भाग, इधर की साइड E2 कॉस, इधर की साइड E2 साइन, ठीक। तो इधर की साइड आ गया क्या, E2 कॉस थीटा और इधर की साइड आ गया E2 साइन थीटा। ये लो बच्चों, इसको बोलते हैं क्या करना, वियोजन मेथड यूज करना। तो हमने E1 और E2 दोनों का क्या कर दिया, वियोजन। क्या कर दिया, वियोजन। अब हमें बताना है परिणामी। तो जैसे बच्चों आपके मन में आएगा, सर जी पॉइंट बी पर दो तीव्रता थी, एक थी E1 एक थी E2, इन दोनों का परिणामी निकालना था, हमें बीच का कोण पता था, हम चुपचाप समांतर चतुर्विधि लगा देते, हमारा आंसर आ जाता। आपने कहा नहीं वियोजन मेथड लगा दो, चलिए हमने आपकी बात मान ली थी, मान भी ली, हमने वियोजन कर दिया। तो E1 का वियोजन किया तो E1 के कितने भाग आ गए, दो भाग, कॉस और साइन। E2 का वियोजन किया, E2 के दो भाग आ गए, कॉस और साइन। तो अब तो टोटल 4 तीव्रता हो गई ना, हम 2 का परिणामी निकाल नहीं पा रहे थे, आपने वियोजन कर दिया तो अब टोटल 4 हो गई। अब परिणामी कैसे निकाले, ओके 4 हो तो गई, लेकिन ये भी तो देखो E1 साइन और E2 साइन दोनों अपोजिट है बेटा, और आप चेक कर लीजिए E1 और E2 के मान दोनों के सेम है, और बगल में दोनों के साथ क्या चिपका है, साइन थीटा। यानी कि आप ये लिखोगे कि E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा एक दूसरे के बराबर और विपरीत है। तो अगर बराबर और विपरीत है यार, तो ये लोग एक दूसरे को खत्म कर देंगे, मतलब एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। अब यहां देखो E1 कॉस और E2 कॉस कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो परिणामी निकालने में इन्हीं दोनों को क्या करना है, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो नीचे बच्चों ये चित्र बनाने के बाद आप लोग लिख देंगे E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा क्या है, बराबर एवं विपरीत, विपरीत है, अतः इनका परिणामी क्या होगा, 0 होगा। ठीक, ये हो गया। अब अगली लाइन देखें तो E1 कॉस और E2 कॉस कैसे हैं, सेम डायरेक्शन, E1 कॉस थीटा व E2 कॉस थीटा कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, अतः परिणामी तीव्रता यानी E नेट, ठीक, परिणामी तीव्रता यानी E नेट। तो E नेट कैसे निकालेंगे, दोनों को उठा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, तो बच्चों परिणामी तीव्रता E1 कॉस और E2 कॉस सेम डायरेक्शन में थे, तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए दोनों को क्या करें, जोड़ दें। ठीक, ये लो, तो E नेट बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। चलो भैया आप मान रखते हैं, कैलकुलेशन चेक करते हैं। तो E नेट बराबर E1 का मान, तो E1 का मान कितना आया था भैया, E1 का मान आया था बच्चों K Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E2 का मान कितना आया था, तो E2 का मान भी यही आया था K Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और दोनों से cos थीटा हमने ले लिया कॉमन, तो बाहर आ गया cos थीटा। अब देखो E नेट बराबर, क्या दोनों सेम बच्चों, जोड़ेंगे तो आगे 2 लग जाएगा। ठीक, अरे जैसे x प्लस x 2x दोनों ऐड होगा तो हो गया 2k q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये लो, और बाहर कौन है, cos थीटा। अब cos थीटा का मान, तो बच्चों इन दोनों में से कोई भी एक त्रिभुज उठा लो, इन दोनों में से कोई भी एक त्रिभुज उठा लो। मान लो हमने इसको उठा लिया, ये एंगल थीटा, ये क्या है R, ये क्या है L, ये है रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सीधी सीधी बात बच्चों, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो बताओ यहाँ पे आधार कौन है, L, कर्ण कौन है, रूट R स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा कॉस थीटा, और हमने कॉस थीटा का मान तो रख दिया आधार बटे कर्ण के रूल से, आधार बटे कर्ण। बच्चों इनमें से किसी भी तरफ उससे आप निकाल सकते हो कॉस थीटा का मान, और बगल में अपन लोग ने लिख भी दिया कि याद बना रहेगा कि हमने ये कॉस थीटा कहाँ से निकाला था, तो हम लोग लिख देंगे आधार बटे कर्ण के रूल से निकाला था। ठीक, तो अब फाइनली देखो बच्चों क्या बचा ऊपर, ई नेट बराबर, ये लोग ऊपर सब इंटू में है तो 2k/q/l अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बगल में है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये लो भैया, अब फिर वही कहानी बच्चों जो अक्षीय स्थिति में यूज हो चुकी है। क्या, ये जो डाइपोल है, डाइपोल के आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग क्या मानते हैं 12। और मैंने आपसे कहा था बच्चों डाइपोल के आवेशों के बीच की दूरी ज्यादा होती है कि कम, कम होती है कि बहुत कम, बहुत कम, लगभग कितनी, एंगस्ट्रॉम में। इसका मतलब है 12 बहुत छोटा नंबर है, एंगस्ट्रॉम में होगा, और एक एंगस्ट्रॉम बच्चों होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, अब 12 को भी अगर तुम आधा कर दो तो क्या बचेगा L, यानी कि L बहुत छोटा नंबर है लगभग एंगस्ट्रॉम में, और किसी बहुत छोटे नंबर का स्क्वायर करो, देखो एंगस्ट्रॉम का अगर स्क्वायर कर दें तो आंसर और ज्यादा छोटा हो जाएगा। इसी वजह से L स्क्वायर को निग्लेक्ट मानकर क्या करना है, छोड़ देना है। और नीचे यहां पे लिख भी देंगे स्मॉल l अत्यंत छोटी राशि है, अतः एल स्क्वायर और भी अधिक छोटी होगी। ठीक, तो एल स्क्वायर को निग्लेक्ट, एल स्क्वायर को निग्लेक्ट मानना है किसकी कंपेयर में, आर स्क्वायर की कंपेयर में। एल स्क्वायर को निग्लेक्ट मानकर छोड़ने पर, आप चाहो बच्चों तो ये भी लिख सकते हो कि एल स्क्वायर इज मोर लेस देन आर स्क्वायर, इसी वजह से नेग्लेक्ट मान के से छोड़े दे रहा है। ध्यान देना, एल स्क्वायर को है छोड़ रहे बच्चों आप, तो देखो ई नेट बराबर 2k/q/l अपान, एल स्क्वायर को छोड़ा बच्चों आपने, ये एल स्क्वायर को छोड़ा तो ये, अब यहाँ कितना बचा आर स्क्वायर, बगल में बचा अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर। ठीक है भैया। अच्छा बच्चों आर स्क्वायर भी है रूट भी है तो एक तो आर बाहर आ जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया सीधे। चलो अच्छा आगे लिख देता हूँ। ठीक, अब चित्र का काम नहीं पड़ेगा बच्चों, ई नेट की डायरेक्शन के लिए पड़ेगा, रुको इसी में ई नेट में दिखा दूंगा आपको। ठीक, इतना नोट कर लिया बेटा, मिटा दूं मैं, चलो ठीक। अब देखिए बच्चों ई नेट बराबर 2k/q। अच्छा फॉर्मूला बनाने के लिए एक काम करते हैं बच्चों अपन लोग, क्या k, ठीक, q और 2l ये सब इंटू में है ना, तो फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने k को बाहर रखा, q और 2l इनको अगल बगल लिख दिया, अपान आर स्क्वायर है रूट है तो एक तो आर बाहर आ जाएगा, जब एक आर बाहर आएगा तो नीचे मिलके क्या हो जाएंगे आर क्यूब। ठीक, अब बताओ क्या बच्चों ये q गुणे 2l द्विध्रुव आघूर्ण होता है, बिल्कुल होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर मॉड q गुणे 2l। मॉड का मतलब आवेश का चिन्ह नहीं लेना, तो वैसे भी हमने पूरे डेरिवेशन में आवेश का चिन्ह नहीं लिया था। तो अब E नेट बराबर ये k उसी तरह, और q गुणे 2l की जगह अपन लोग ने क्या लिख दिया P लिख दिया अपान r क्यूब। ठीक है बच्चों, अब k क्या है कूलाम नियतांक, तो कूलाम नियतांक की वैल्यू रखो, तो E नेट बराबर कूलाम नियतांक का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान r क्यूब, ये आई नेट तीव्रता। अच्छा बच्चों ये नेट तीव्रता कहां पर आई है, पॉइंट बी पर। पॉइंट बी किस स्थिति में है, निरक्षीय में। तो क्या बच्चों मैं इसी को निरक्षीय स्थिति की तीव्रता कह सकता हूं, बिल्कुल। तो आप कहोगे E निरक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान r क्यूब। ये बच्चों फाइनल रिजल्ट आया, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का एक बेहतरीन
बेहतरीन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझ में आया हो। ठीक, अब और आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी और आगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक, इसी का वेक्टर फॉर्म देखते हैं जरा। कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म, यानी कि सदिश रूप। और एक चीज और बच्चों याद रखिएगा, इनके डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखना है। अक्षीय में तीव्रता 2p/r³, निरक्षीय में तीव्रता p/r³। फिर सुनिए, अक्षीय में तीव्रता 2p/r³, निरक्षीय में तीव्रता p/r³। और ये अपने दिमाग में बैठाए रहना कि कूलाम नियतांक दोनों में आगे चिपका रहता है। शॉर्ट में याद रखना, अक्षीय की तीव्रता 2p/r³, निरक्षीय की तीव्रता p/r³, और आगे कौन चिपका होगा? कूलाम नियतांक। अब इसका वेक्टर फॉर्म देखना। ठीक, तो बच्चों देखिएगा जरा, इसी चित्र में आपको दिखा दूं, इसी वजह से इसको बचाया था अभी तक मैं। E1 और E2 इस तरह लगे हैं बच्चों, बीच में एंगल बना है। तो आपको ये पता होगा, जैसे दो वेक्टर हैं एक दूसरे के साथ किसी कोण पे लगे हों, किसी कोण पे लगे हों, उनका परिणामी निकालना हो तो चाहे वियोजन कर दो, चाहे समांतर चतुर्भुज विधि निकाल दो। ठीक, परिणामी कहां से होके जाता है? तो आंसर है हमेशा दोनों वेक्टर के बीच से, दोनों वेक्टर के बीच से। तो E1 और E2 का जो हम लोग ने परिणामी निकाला वो कहां से होके जाएगा? दोनों के बीच से। तो ये जो परिणामी होगा E नेट, जो अपन लोग ने फाइनल आंसर निकाला है ना बच्चों, उसकी डायरेक्शन इस तरफ को होगी। ठीक, E नेट यानी यही है निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। नीचे जरा देखो, वैद्युत द्विध्रुव का एक आघूर्ण होता है P, और उसकी डायरेक्शन कहां से कहां? माइनस से प्लस। ये लो, अब आप देखो बच्चों, निरक्षीय स्थिति यानी जो नेट तीव्रता है उसकी डायरेक्शन और P की डायरेक्शन क्या अपोजिट है कि नहीं है? बिल्कुल अपोजिट है। देखो, ये इधर और ये इधर। तो अब वेक्टर फॉर्म लिखते समय आपने लिखा E निरक्षीय, वेक्टर लगाया, बराबर 1/4πε0 p/r³। P भी सदिश है तो वेक्टर, और आगे बच्चों क्या लगाएंगे? माइनस। क्या लगाएंगे? माइनस। अच्छा, रीजन क्या देंगे? रीजन आपको लिखना है, क्योंकि मैंने अक्षीय में भी आपको बताया, वहां पे बच्चों E और P सेम डायरेक्शन में थे, सेम डायरेक्शन में, और यहां E और P कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपने नीचे लिख दिया, अब मैं इधर पे लिखे दे रहा हूं कि E निरक्षीय एवं वेक्टर P कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन। हिंदी में लिख दो विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में है। तो वेक्टर फॉर्म बच्चों नीचे लिख दीजिएगा। तो अब ये आपका जो है पूरा डेरिवेशन कंप्लीट है। ओके बच्चों, अब आप जो है नोट कर लीजिए।